नमस्कार दोस्तों, क्लिक हाउ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स जनवरी 2021 के, जिसमें हम देखेंगे क्विज और वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। और 1 to 7 जनवरी 2021 तक ये करंट अफेयर्स है। और अगर ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्लिक हाउ को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उसके जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और उसके जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। और ये जो कानून है उसमें शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम, याद रखिएगा, 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें हमें यूजफुल होगा ये 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बन गया है। सबसे पहले बना था उत्तर प्रदेश में, यानी कि लव जिहाद वाला कानून, और उसके जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ओके, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। सिर्फ एक शब्द को ही बदला है, और देश के राष्ट्रगीत को उसके पूर्व औपनिवेशिक इतिहास का बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द से बदल दिया गया है। और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, उसने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर, यानी कि जो नया साल शुरू होने वाला था उसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री, यानी कि उसका मीनिंग हुआ हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, उसको बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री, यानी कि हम एक एवं स्वतंत्र है, उसके करने की घोषणा कर दी है। यानी कि हम युवा है, हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, उसके बदले क्या कर दिया, हम एक एवं स्वतंत्र है। वो किसने किया? प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने। किसके है? ऑस्ट्रेलिया के। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वो थे फ्रांस के। ओके, याद रखिएगा, फ्रांस के थे वो, पियरे कार्डिन। तो फ्रांस के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन, जिसका 98 साल की उम्र में निधन हो गया। और कार्डिन अपनी मशहूर स्पेस एज स्टाइल के कारण 1960 के दशक में फैशन जगत में प्रसिद्ध हुए थे, और उनका नाम अनेक उत्पादों पर अंकित था। याद रखिएगा कि 1960 के दशक में वो फेमस हुए थे, और वो जगत था, वो कौन सा था? फैशन जगत। कार्डिन का नाम कलाई घड़ी से लेकर चादरों तक हजारों उत्पादों पर अंकित है, तो वो भी आपको याद रखना है। और कार्डिन का जन्म 7 जुलाई 1922 को इटली के वेनिस में एक छोटे से कस्बे में एक कामकाजी परिवार में हुआ था। कहां पे हुआ था? इटली के वेनिस। ओके, तो इटली के वेनिस में हुआ था कार्डिन का जन्म। ओके, नेक्स्ट, किस देश के तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं?
तो वो थे न्यूजीलैंड के। तो न्यूजीलैंड के है टीम सऊदी, याद रखिएगा न्यूजीलैंड के टीम सऊदी है, वो टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में वो शामिल हो चुके हैं। और उन्होंने 29 दिसंबर को, याद रखिएगा 29 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन हारिस सोहेल को आउट करके इस क्लब में जगह बना ली है। और वे इस लिस्ट में शामिल होने वाले जो न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के कितने नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं, तो वो तीसरे। और उनसे पहले कौन थे? रिचर्ड हैडली थे जिसने 300 विकेट ली थी, और डैनियल विटोरी भी थे। यानी कि फर्स्ट नंबर पे रिचर्ड हैडली और सेकंड नंबर पे डैनियल विटोरी, और जो तीसरे नंबर पे है वो कौन है? तो वो है टीम सऊदी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो वो रखी राजकोट में। राजकोट में रखी है एम्स की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। राजकोट की बात करें तो राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है, और इसके निर्माण पर लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का भी अनुमान है। और संस्थान का निर्माण 2022 के मध्यम तक पूरा हो जाने की उम्मीद भी है। और इस आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे, और जिनमें 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक के भी होंगे। अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो उसके जो सीएम है वो है विजय रूपाणी, और गवर्नर की बात करें तो वो है देवव्रत आचार्य। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है? तो वो है 4573 करोड़ रुपए। ओके, तो 4573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। किसने? केंद्र सरकार ने। ओके, किसके लिए? इथेनॉल का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। केंद्र सरकार ने देश में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। और सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो इथेनॉल का उत्पादन होगा वो किसके लिए होगा? पेट्रोल में मिलाने के लिए। किसके में मिलाने के लिए? पेट्रोल में मिलाने के लिए। और इसका मकसद अधिशेष चीनी उत्पादन को खपाना और दूसरी तरफ कच्चे तेल की आयात में कमी लाना भी है। तो ये भी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो वो तैयार की है 2026 को। ओके, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। और अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो उसके सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। और साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिली भी है। और नासा से चांद की सतह पर एक फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। कहां पे?
चांद की सतह यानी कि उसकी जो सरफेस होती है, ओके, उसकी जो सरफेस होती है वहां पे, और इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी। और यह पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों को का सपोर्ट भी करने वाला है। ओके, तो वो भी याद रखना, इसकी क्षमता जो है वो 40 किलोवाट की होगी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? तो वो किया दिल्ली में। ओके, तो दिल्ली में किया ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। और देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन, तो लाइन कौन सी है? लाइन 8 यानी कि मैजेंटा लाइन। तो याद रखना है, मैजेंटा लाइन पर किया गया है। ओके, ये जो ड्राइवरलेस पहली मेट्रो रेल है दिल्ली में, ओके, तो वो 38 किलोमीटर लंबी जो लाइन 8 है उसको मैजेंटा लाइन बोला जाता है, उसके ऊपर किया गया है। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक एडीबी असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? तो वो देगा 23.1 करोड़ डॉलर। कितना? 23.1 करोड़ डॉलर देगा। कौन देगा? एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए देने वाला है। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु 23.1 करोड़ डॉलर का कर्ज देने वाला है। और इसके तहत 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। कितनी? 120 मेगावाट क्षमता की। और असम बिजली क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के लिए यह कर्ज की तीसरी किस्त है। और इस कार्यक्रम को एडीबी निदेशक मंडल ने जुलाई 2014 में मंजूरी दे दी थी। कब मंजूरी दे दी थी? 2014 में मंजूरी दे दी थी। एडीबी की अगर हम लोग बात करें तो एडीबी जो बैंक है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे? उसका मुख्यालय है मांडलुंग में। ओके, मांडलुंग कहाँ पे है? फिलीपींस। चलो, प्रेसिडेंट कौन है एडीबी के? तो वो है मात्सुगु असकवा। ओके, मात्सुगु असकवा। उसको स्थापित कब किया गया यानी कि फाउंड कब किया गया? 19 दिसंबर 1966 को। ओके, याद रखना है, 19 दिसंबर 1966 को उसको स्थापित किया गया। मुख्यालय है मांडलुंग फिलीपींस में और उसके जो प्रेसिडेंट है वो है मात्सुगु असकवा। नेक्स्ट, किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्सडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो थे इंग्लैंड के। ओके, इंग्लैंड देश के थे प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्सडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इंग्लैंड देश के प्रतिष्ठित गायक है गैरी मार्सडन, उसका निधन हो गया है। और जो गैरी मार्सडन है उसको लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एंथम यू विल नेवर वॉक अलोन के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? एंथम यू विल नेवर वॉक अलोन के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? ओके, तो वो कर दिया है खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। तो रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को जो मिलने वाली छूट होती है यानी कि जब भी ट्रेन में वो ट्रैवलिंग करते हैं तभी खिलाड़ियों को छूट मिलती है, उसको यहाँ पे रेल मंत्रालय ने बंद कर दिया है। तो रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली जो छूट है उसको बंद कर दिया है। और रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाली टीमों खिलाड़ियों को सेकेंड क्लास स्लीपर के लिए 75%, प्रथम श्रेणी के लिए 50% और AC 3 के लिए 50% और AC 2 के लिए 25% राशि की छूट दी जाती थी। याद रखना है कितनी छूट दी जाती थी, यानी कि सेकेंड क्लास स्लीपर होता है तो 75%, प्रथम श्रेणी होता है तो 50%, AC 3 के लिए 50% और AC 2 के लिए 25% राशि की
छूट दी जाती थी, पर अब उसको बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय कंपटीशन देश के दूर दराज इलाकों में होते हैं। सही बात है, बहुत दूर दूर जगह पर होता है। जैसे कि एक राज्य से दूसरी राज्य में अगर हम लोग जाते हैं, ओके, तो बहुत दूर होता है, तो इनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा भी लेते हैं। तो अगर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो हम लोग किस में जाएंगे? रेल में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे खिलाड़ी को जो छूट मिल रही थी वो यहाँ पे रेल मंत्रालय ने बंद कर दी है। और ऐसे में यह छूट राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य संघों और राज्य ओलंपिक संघों के लिए वरदान से कम नहीं है। सही बात है, लेकिन रेल मंत्रालय ने इसे वापस ले लिया है। वैसे ये गलत है, बट रेल मंत्रालय ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो छूट है जो खिलाड़ियों को मिल रही थी वो बंद कर दी गई है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। और ये जो ऋण परियोजना है उसके लिए डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण और पायलटिंग गतिविधियों में भी मदद करने वाला है। और इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना भी है। तो ये जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में किसके लिए? बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करेगी। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि कृषि रिलेटेड है और बागवानी उत्पादन के लिए है। नेक्स्ट, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? यहाँ पे बात हो रही है एग्री इंडिया हैकाथॉन, यानी कि जो एग्री वर्ड आता है यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हुआ, तो यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर हमारा राइट आंसर रहेगा। ओके, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, जिसने कृषि क्षेत्र के हजारों नवोन्मेषकों और शोधकर्ताओं के विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथॉन का उद्घाटन किया है। याद रखना है, ऑनलाइन हैकाथॉन। और कृषि मंत्रालय के अनुसार एग्री इंडिया हैकाथॉन के लिए आवेदन 20 जनवरी को बंद हो जाएंगे। ओके, 20 जनवरी से पहले हमें यहाँ पे आवेदन करना है। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि में नए युग की तकनीक यानी कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में और नवाचारों को समाहित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मद्देनजर वर्चुअल हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है? नई टेक्नोलॉजी का यूज करना है और नए जो हमारे थॉट्स होते हैं उसको यहाँ पे हमें लाना है, और उसके लिए ही यहाँ पे वर्चुअल हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो वो किया है चीन ने। ओके, चीन जो है उसने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। और इन ड्रोन को तैनात करने के पीछे उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना। तो ये जो है चीन का मकसद है, नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना। इसलिए उसने क्या किया है कि पानी के अंदर एक ड्रोन का बेड़ा वो तैनात किया है। और अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स में छपे लेख में सट्टर ने कहा है कि समुद्री ग्लाइडर का एक प्रकार से अंडर वाटर व्हीकल यानी कि वो क्या है? यूयूवी है। और इन्हें दिसंबर 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। ओके, और ड्रोन की मदद से 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्हें इस साल फरवरी में रिकवर कर लिया गया था। और चीन ने 2016 में इन्हीं समुद्री जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इस्तेमाल करना शुरू भी किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की
घोषणा की है। ओके, किस राज्य सरकार ने? तो वो है उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की जो आय है उसको दोगुना करने के हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है और यूपी में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दोगुना करने का अभियान 6 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। ओके, तो ये जो अभियान है कब स्टार्ट होगा? 6 जनवरी। और इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। आपको पता होगा कि अभी जो किसान है वो क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं नए कृषि कानून के लिए। ओके, तो 3 कानून है, तो 3 जो कानून है उसके विरोध में वो क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। तो यूपी की जो सरकार है तो ये मिशन के जरिए क्या करना चाहती है? ओके, ये मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानून के प्रति वो जागरूक करना चाहती है कि जो 3 नए कृषि कानून आने वाले हैं, ओके, वो अच्छे हैं। ओके, और वो आपके लिए समझ लो कि फायदेकारक होंगे। ओके, आपके लिए अच्छे होंगे, तो उसके लिए किसानों को जागरूक करना चाहती है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए हैं? तो वो कौन बन गए हैं? संजय कपूर, डॉक्टर संजय कपूर वो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि चेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। डॉक्टर संजय कपूर ने कर्नाटक के वेंकट राजा राम को 2 वोटों से पराजित किया और फिर वो जीत गए और अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का ऑनलाइन चुनाव 4 जनवरी को संपन्न हुआ था और इसमें डॉक्टर संजय कपूर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और पहली बार यूपी से कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। तो वो भी आपको याद रखना है कि यूपी से कोई अध्यक्ष पद यानी कि यूपी में पहली बार कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, तो वो कौन है? डॉक्टर संजय कपूर। नेक्स्ट, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? ओके, 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन, तो वो किया गया है ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन किया गया है क्योंकि वहां पे जो कोरोना का नया वायरस यानी कि जो नया स्ट्रेन है, ओके, उसका खतरा बढ़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है बोरिस जॉनसन। उसने कोरोना वायरस के जो नए स्ट्रेन है उसके लगातार बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का घोषणा किया है और कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है और लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही रहना होगा और सिर्फ जरूरी काम से ही निकलने की इजाजत होगी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ओके, तो वो की है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार है, उसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली जो इनाम है राशि उसको 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया। तो आपको याद रखना है कितना बढ़ाया? 3 से 4 गुना। और इस निर्णय के तहत अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने और खिलाड़ी को 75 लाख की बजाय कितने दिए जाएंगे? 3 करोड़ रुपए। कितने? 3 करोड़। पहले कितने दिए जाते थे? 75 लाख रुपीस दिए जाते थे अगर आप ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक, ओके, यानी कि गोल्ड मेडल अगर आप लोग जीतते हैं तो 75 लाख रुपए दिए जाते थे, अभी दिए जाएंगे 3 करोड़ रुपए और रजत पदक जीतने पर 50 लाख की जगह अभी 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और कांस्य पदक जीतने को 30 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो वो पारित किया है अमेरिका ने। ओके, अमेरिका जो देश है उसने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम जो है वो पारित किया है। तो अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई
अधिनियम जो है वो पारित किया है। और ये जो अधिनियम है उसके अनुसार 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम यानी कि कितना 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि वहां पे शिक्षा कार्यक्रमों में एक अच्छा सुधार हो, उसमें कोई विस्तार बने, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो वो किया है दिल्ली ने। ओके, तो दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी जो है उसकी स्थापना करेगी। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी और पूर्व पार्षद यानी कि एन राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो याद रखना है, एन राजा, ओके, पूर्व पार्षद एन राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और दिल्ली सरकार तमिल अकादमी के माध्यम से भाषा कोर्स प्रदान करेगी। और दिल्ली सरकार ने इससे पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मैथिली और भोजपुरी अकादमी भी शुरू की गई है। ओके, तो वो भी आपको याद रखना है कि दिल्ली सरकार ने इससे पहले कौन सी अकादमी शुरू की है। तो संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, मैथिली है और भोजपुरी अकादमी भी शुरू की गई है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो आपको स्टेट्समेंट्स वाले जो क्वेश्चन है, ओके, वो पूछे जाएंगे, तो उसमें ये यूजफुल होगा। ओके, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सरकार ने इससे पहले कौन सी अकादमी शुरू की है, तो उसमें अगर गुजराती लिखा है, ओके, तो वो गलत होगा और बाकी का जो है वो बाकी का सब कुछ राइट होगा। यानी कि जो गुजराती है, ओके, वो यहाँ पे शुरू नहीं की है, ओके, बाकी की सभी की है। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ओके, तो वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। ओके, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसके स्मरणोत्सव में? लुई ब्रेल। ओके, तो लुई ब्रेल का जो जन्म है वो 4 जनवरी को हुआ था और उसके लिए उसके जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्योंकि लुई जो ब्रेल है उसने ही ब्रेल लिपि, क्या ब्रेल लिपि जो है वो ढूंढा था। और इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान और रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बातें भी होती है। और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग, कितने? 39 मिलियन लोग, याद रखना है। ओके, तो 39 मिलियन लोग जो है वो देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन जो लोग हैं उसमें कोई ना कहीं दृष्टि विकार है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं पे जो आइस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है जिसको थोड़ा सा या फिर 75% या फिर 50% कुछ नहीं दिखता है वैसा। सो विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना है और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। ओके, तो याद रखना है कि जो ब्रेल लिपि है उसको बढ़ावा देने के लिए और दृष्टिबाधित जो लोग हैं उसको अधिकार प्रदान करने के लिए विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया है? तो वो शुरू कर दिया है भारत से। ओके, तो वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया है। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया है। वैसे दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है कौन? तो ये वियतनाम। तो वियतनाम जो है वो चावल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है दुनिया में। ओके, तो सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला जो है वो है भारत। ओके, सबसे पहला दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश वो भारत है।
और तीसरे नंबर का है वियतनाम। वियतनाम ने भविष्य के लिए भारी मात्रा में चावल का भंडारण करना शुरू कर दिया है और वैश्विक महामारी ने वियतनाम और अन्य देशों को चावल के भंडारण के लिए प्रेरित किया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्यान्नों की सिकुड़ती आपूर्ति खाद्य असुरक्षा के बारे में उसको चिंता बढ़ा रही है, इसलिए उसने क्या किया है, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो वो है केरल। ओके, तो केरल राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। केरल सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है और कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो आपको याद रखना, ये सभी जो स्टेट्स हैं जहां पे बर्ड फ्लू जो है वो बढ़ रहा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में बर्ड फ्लू जो है वो खतरा नहीं बन रहा था। ओके, तो आपको दूसरा ही कोई राज्य दिया जाएगा, जैसे कि असम, तो यहाँ पे असम नहीं लिखा है। ओके, तो वो आंसर सही रहेगा वहां पे। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर भी अलर्ट पर है। तो यहाँ पे भी बर्ड फ्लू जो है बढ़ने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे भी बर्ड फ्लू बढ़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी अलर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है? हम लोगों ने अभी देखा कि ब्रिटेन ने भी लॉकडाउन लगा दिया है, तो उसके बाद दूसरा कौन सा ऐसा देश है जिसने सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया? तो वो है जर्मनी। ओके, तो जर्मनी ने सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है और कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ता देख जर्मनी की सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने का घोषणा भी किया है और जिसमें पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। और जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। ओके, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल ने इससे लेकर एक बयान जारी भी किया है और कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 30 दिसंबर 2020 को ओके पहली बार जर्मनी में एक दिन में संक्रमण 1000 से अधिक मौतें हो गई थी। कितनी? 1000 से अधिक मौतें। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का जनवरी माह का किस देश का दौरा जो है वो टल गया है? तो वो दौरा टल गया है भारत का। ओके, तो भारत में अभी 26वीं जनवरी आने वाली है। ओके, तो 26 जनवरी को ब्रिटेन के पीएम जो है बोरिस जॉनसन वो आने वाले थे भारत, बट अभी कोरोना वायरस का जो संकट है वो ब्रिटेन में बढ़ रहा है और उसी के लिए वो भारत का जो दौरा है ओके वो उसने टाल दिया है। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का जनवरी माह का जो भारत का दौरा है वो टल गया है और ब्रिटिश पीएम जॉनसन को भारत में गणतंत्र दिवस समारोह, इसमें गणतंत्र दिवस समारोह का अभी जो गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि 26 जनवरी को जो होने वाला है ओके वो कौन से नंबर का होगा? इसका जो नंबर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाएंगे वो कौन से नंबर का होगा। ओके, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना था, पर अभी वो नहीं आने वाले हैं। और गौरतलब है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिलने के बाद वहां लॉकडाउन लगाया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? सबसे ज्यादा दान तो दिया है जेफ बेजोस ने। ओके, तो जेफ बेजोस ने सबसे ज्यादा दान दिया है 2020 ईयर में। तो द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी
ने सबसे बड़े दान की एक वार्षिक सूची जारी की है, और जिसमें पहले स्थान पर कौन है, तो अमेज़न के मुखिया कौन है, वो जेफ बेजोस। ओके, तो जेफ बेजोस जो है वो पहले नंबर पे है। तो वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए उसने 10 अरब डॉलर, कितने, 10 अरब डॉलर यानी कि 732.39 अरब रुपए का दान किया। और दूसरा सबसे बड़ा दान किसने किया, तो फिल नाइट, किसने, फिल नाइट और उनकी पत्नी पेनी ने किया। याद रखना है, फिल नाइट और उनकी पत्नी पेनी ने सबसे बड़ा दान, कब, 2020 ईयर में दूसरा सबसे बड़ा दान। तो नाइट और उनकी जो पत्नी है पेनी, उसने नाइट फाउंडेशन, याद रखना है, नाइट फाउंडेशन को 90 करोड़ डॉलर यानी कि 65.89 अरब रुपए, और ऑरेगन यूनिवर्सिटी को 30 करोड़ डॉलर यानी कि 21.96 अरब रुपए दिए थे। नेक्स्ट, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वो लगाया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ओके, तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर ये 2.5 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया, किसने लगाया है, आरबीआई ने। ओके, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिसने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, इसके पीछे का जो कारण है वो है रिकवरी और कलेक्शन प्रक्रियाओं समेत विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन। जिसने क्या किया है, रिकवरी और कलेक्शन प्रक्रियाओं में के जो निर्देशन थे, विभिन्न निर्देशन, उसका उसने उल्लंघन किया, और कंपनी के खिलाफ रिकवरी व कलेक्शन तरीकों को लेकर बार बार शिकायतें भी आ रही थी। और आरबीआई ने यह भी कहा है कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ कार्यवाही नियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है, और इसका मकसद ग्राहकों और कंपनी के बीच किसी ट्रांजैक्शन या करार की वैधता पर फैसला देना नहीं है। ऐसा किसने कहा, आरबीआई ने। नेक्स्ट, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल्स यानी कि एआरपीएस का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया, तो वो किया शिलांग। ओके, तो केंद्रीय खेल मंत्री है किरेन रिजिजू ने हाल ही में शिलांग शहर में जो असम में आया है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में शिलांग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल यानी कि एआरपीएस का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है, और वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है, और जिनमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाएगा। यानी कि टोटल जो देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई, इतनी 9, और उसमें से 5 ओके स्कूल का प्रबंधन कौन करेंगे, रक्षा एवं अर्धसैनिक बल। और असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला वो पहला स्पोर्ट्स स्कूल भी है, तो वो भी आपको याद रखना है कि असम राइफल्स पब्लिक स्कूल जो है वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट्स स्कूल भी है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, अलेक्जेंडर एलिस को। ओके, तो अलेक्जेंडर एलिस जो है भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, और वे सर फिलिप बार्टन का स्थान लेंगे। यानी उससे पहले कौन थे, फिलिप बार्टन। एलिस ब्रिटेन में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, और उससे पहले वो लिस्बन ब्राजील में भी वो सेवा कर चुके हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी, तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए, याद रखना है तैरते हुए, सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022 और 23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी।
तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध, देखो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में तो है और जिला कौन सा, खंडवा जिला, और कौन सी नदी आएगी, तो नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर, कहां पे, ओंकारेश्वर बांध, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ओंकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते यानी कि फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। और 600 मेगावाट वाले इस परियोजना में अनुमानित निवेश कितना होगा, 3000 करोड़ रुपए। तो वो भी आपको याद रखना है कि 3000 करोड़ रुपए होगा। सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरते रहेंगे, सतह यानी कि जो सरफेस होती है वहां पे ये तैरते रहेंगे, कौन, सोलर पैनल। ओके, तो उसकी मदद से ही तो हमें क्या मिलेगी, सौर ऊर्जा मिलेगी। बांध का जलस्तर कम ज्यादा होने पर यह स्वतः ही ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे। देखो याद रखना है कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि बांध का जलस्तर जो होता है वो कभी कभी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे यानी कि एडजस्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सोलर पैनल है वो पानी में डूबेगी नहीं। ओके, तो पानी में नहीं डूबेगी तो उसको सौर ऊर्जा मिलेगी और वो क्या देगी, हमें सौर ऊर्जा देगा। तेज लहरों और बाढ़ का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी अच्छी बात है। सूर्य की किरणों से निरंतर बिजली का उत्पादन मिलता रहेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें सूर्य की किरणों से निरंतर बिजली का उत्पादन यहाँ पे मिलता रहेगा। अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ओके, तो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एस्टोनिया जो हाल ही में खबरों में था, ओके, एक देश है एस्टोनिया, और किस महाद्वीप में एक स्थित वो देश है, यानी कि एस्टोनिया एक देश है तो वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है और हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए मिशन खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ओके, तो हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए मिशन को खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है और 2021 में भारत के 3 नए मिशन यानी कि एस्टोनिया जो यूरोप में है, पैराग्वे दक्षिण अमेरिका में है और डोमिनिकन गणराज्य जो उत्तरी अमेरिका में है उसमें खोले जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि भारत के 3 नए मिशन कहां पे खोले जाएंगे, तो वो खोले जाएंगे एस्टोनिया जो यूरोप में है, पैराग्वे दक्षिण अमेरिका में और डोमिनिकन गणराज्य जो उत्तरी अमेरिका में है। और यह कदम राजनीतिक संबंधों को मजबूत भी करेगा और द्विपक्षीय व्यापार और जो निवेश है उसको बढ़ावा भी देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी न्यूज में था कि आकाश जो एक मिसाइल है, ओके, आकाश एक मिसाइल प्रणाली है जिसकी निर्यात को मंजूरी दे दी। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मित्र देशों को आकाश मिसाइल प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए त्वरित मंजूरी के लिए एक उच्च शक्ति वाला पैनल भी स्थापित किया गया और भारत सरकार ने 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखना है कि भारत सरकार ने 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा, यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो इतना हो जाना चाहिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने 2024 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है, तो कितना रखा है, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। या फिर आपको साल भी पूछा जाएगा तो वो याद रखना है 2024। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी गई? तो मंजूरी किसने दी है, अमेरिका ने। ओके, तो अमेरिका जो देश है उसकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने घोषणा की कि उसने 2 सूर्य अन्वेषण हेलियोफिजिक्स मिशनों को मंजूरी दी है और इन मिशनों के तहत शोधकर्ता सूर्य का अध्ययन करेंगे। ओके, तो जो सूर्य है उसका अध्ययन करने के लिए ये जो मिशन है उसको मंजूरी दी है और इन मिशनों में नासा के नेतृत्व वाला इलेक्ट्रोजेट
जीमान इमेजिंग एक्सप्लोरर यानी कि EZIE इलेक्ट्रोजेट जीमान इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन और जापान के नेतृत्व वाला कौन सा है? एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोपिक एप्लीकेशन मिशन यानी कि EUVST। ओके, याद रखना EUVST मिशन भी शामिल है। किस प्रकार के इथेनॉल को गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम और खाद्य तेल के बीज से बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है 1G इथेनॉल। ओके, याद रखना है 1G इथेनॉल यानी कि 1 जनरेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 1 जनरेशन यानी कि 1G इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए देश में इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। तो 1G इथेनॉल खाद्य बीजों, गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम इत्यादि से निर्मित होता है। तो आपको याद रखना है कि 1G इथेनॉल किस में से निर्मित होता है। ओके, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है वो पूछा जा सकता है, बीज, गुड़, गन्ना, चुकंदर और सोरगम जैसे। तो जबकि 2G जैव ईंधन में गैर खाद्य तिलहन, कृषि अवशेष का उपयोग किया जाता है। किसमें? 2G में। ओके, 2G जैव ईंधन है, उसमें गैर खाद्य तिलहन है, कृषि अवशेष है, उसका उपयोग किया जाता है। और 3G जैव ईंधन औद्योगिक अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग करता है। किसमें? 3G जैव ईंधन औद्योगिक अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग करता है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है? ओके, तो वो लॉन्च किया है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ओके, तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता जो है वो लॉन्च किया है विदेश मंत्रालय ने। भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। और विदेश मंत्रालय ने हाल ही में दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एक एप्लीकेशन है उसको लॉन्च कर दिया है। और ये जो एप्लीकेशन है और पोर्टल का उद्देश्य विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और प्रवासी भारतीयों के बीच 3 तरफा संचार करना भी है। तो यह भी याद रखना है कि ग्लोबल प्रवासी रिश्ता जो एप्लीकेशन है और पोर्टल, उसका उद्देश्य क्या है कि विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और प्रवासी भारतीयों के बीच 3 तरफा संचार करना। और जबकि ये जो ऐप है उसका उपयोग प्रवासी भारतीयों द्वारा किया जाएगा और ये जो पोर्टल है उसका जो उपयोग है वो मिशनों द्वारा किया जाएगा। IUC का पूर्ण स्वरूप क्या है जो हाल ही में खबरों में था? IUC यानी कि इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस। ओके, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, अनुसार इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क यानी कि IUC इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस को 1 जनवरी 2021 से शून्य कर दिया। कितना? शून्य। ओके, पहले उसका चार्ज था, अभी कितना कर दिया? शून्य, यानी कि 0 रुपीस यहाँ पे कर दिया है। तो IUC शुल्क का भुगतान दूरसंचार कंपनी द्वारा अपने नेटवर्क से विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए किए गए प्रत्येक कॉल के लिए किया जाता था। और इस कदम से पहले दूरसंचार कंपनियां IUC के रूप में प्रति मिनट कितने? 6 पैसे का भुगतान कर रही थी। यानी कि अगर हम लोग कोई भी एक नेटवर्क में है और दूसरे नेटवर्क, जैसे कि अगर हम लोग जियो में है और एयरटेल में कॉल कर रहे हैं, ओके, तो 1 मिनट का कितना? 1 मिनट का 6 पैसे चार्ज होता था। ओके, 1 मिनट का 6 पैसे चार्ज होता था। और अभी कितना कर दिया? अभी उसको 0 कर दिया। मुकेश अंबानी की जगह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले जोंग शानशान किस देश से है? तो वो है चीन से। ओके, तो जोंग शानशान जो है वो चीन से है। और मुकेश अंबानी की जगह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो बन चुके हैं, यानी कि मुकेश अंबानी का जो क्रम है वो भी दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी और चीन के जैक मा को पछाड़ते हुए ये जो जोंग शानशान है, जोंग शानशान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और उनकी जो कुल संपत्ति है वो कितनी हो गई है? 70.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी कि पहले नंबर के कौन है? तो जोंग शानशान। ओके, जोंग शानशान। दूसरे नंबर पे कौन है? तो मुकेश अंबानी।
ओके। और जोंगशानशान चीन की सबसे बड़ी पेय कंपनी नोंगफू स्प्रिंग के संस्थापक है। किसके? नोंगफू स्प्रिंग के संस्थापक। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सुनीत शर्मा को। ओके, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष है और सीईओ के रूप में सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड यानी कि रेलवे मंत्रालय का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और वो भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में भी काम करेंगे। तो वर्तमान प्रमुख वीके यादव का कार्यकाल पूरा हो गया। ओके, तो रेलवे बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वीके यादव। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में मंजूरी भी दे दी है। चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के निकट तिब्बत के लासा और निंगची शहरों को जोड़ने वाली एक रेल लाइन पूरी की है? तो किसमें? अरुणाचल प्रदेश। तो चीन ने भारत के अरुणाचल राज्य की सीमा के निकट तिब्बत के लासा और निंगची शहर को जोड़ने वाली एक रेल लाइन पूरी की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चीन ने हाल ही में एक रेलवे लाइन के लिए ट्रैक बिछाने का काम जो है वो पूरा किया है, जो तिब्बत के लासा और निंगची शहरों को जोड़ती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो रेलवे लाइन है, ओके, वो रेलवे लाइन वो किसके बीच में है, यानी कि कौन से शहरों को जोड़ती है? तो तिब्बत के लासा और निंगची शहरों को जोड़ती है। ओके, और उसके बीच में यानी कि उसमें जो उसके नजदीक का जो राज्य है भारत का, वो कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। तो यह शहर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। K9 जर्नल जिसे हाल ही में जारी किया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो पुलिस क्षेत्र जो है उसे संबंधित है K9 जर्नल। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल का उद्घाटन किया। तो K9 जनरल जो है वो राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल, इसलिए पुलिस क्षेत्र से संबंधित है और यह पुलिस डॉग्स पर आधारित भी है, तो वो भी याद रखना है। और नवंबर 2020 में एक विशेष पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? नवंबर 2020 में विशेष पुलिस K9 सेल की। और यह द्विवार्षिक पत्रिका अप्रैल और अक्टूबर में हिंदी और अंग्रेजी में खंडों में जारी भी किया जाएगा। किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? तो वो बनाया है भारतीय सेना ने। किसने बनाया? भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानव अधिकार सेल बनाया। ओके, मानव अधिकार प्रकोष्ठ यानी कि मानव अधिकार सेल बनाया है और इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्रों में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है। ओके, क्योंकि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्र होते हैं। ओके, जैसे पूर्वोत्तर में अशांत क्षेत्र अभी कौन सा बना है? नागालैंड। ओके, तो नागालैंड जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांत क्षेत्र बन गया है। तो वहां पे कामकाज में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने मानवाधिकार सेल बनाया है और मेजर जनरल गौतम चौहान ने इस सेल के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि मानवाधिकार के रूप में पदभार भी ग्रहण किया है। तो किसने किया है? गौतम चौहान, मेजर जनरल गौतम चौहान, और वे सीधे सेना उपाध्यक्ष को रिपोर्ट भी करेंगे। संबलपुर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने IIM की आधारशिला रखी, वो कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है ओडिशा। ओके, तो संबलपुर जहां पे प्रधानमंत्री जो मोदी है उसने IIM की शिला रखी थी, आधारशिला रखी थी, वो ओडिशा राज्य में स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM संबलपुर में स्थायी परिसर के लिए एक आधारशिला रखी और यह संस्थान 5 साल से अधिक समय से एक अस्थायी परिसर में काम कर रहा था। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ओके, तो वो किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। यानी कि एशियाई वाटर बर्ड जनगणना जो 2021 है वो आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला है। आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य वन विभाग द्वारा वार्षिक वाटर बर्ड जनगणना की जाएगी और इसके लिए शामिल क्षेत्रों में
कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, गोदावरी मुहाना के पास के क्षेत्र, कोलेरू झील, अटापका पक्षी अभ्यारण्य और कृष्णा मुहाना में कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है, शामिल क्षेत्र, उसमें कौन कौन से क्षेत्र है। तो कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, गोदावरी मुहाना के पास के क्षेत्र, कोलेरू झील, अटापका पक्षी अभ्यारण्य और कृष्णा मुहाना में कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां पे ये जनगणना की जाएगी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS और वेटलैंड इंटरनेशनल इसके लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। दीपोर बिल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, वो किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो वो है असम का। ओके, तो दीपोर बिल वो असम राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। दीपोर बिल जो है वो असम राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है और यह गुवाहाटी में दक्षिण पश्चिमी छोर में स्थित है। कहाँ पे? गुवाहाटी में दक्षिण पश्चिमी छोर पे। और इस वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। ओके, रामसर साइट के नाम पे। किसको? दीपोर जो बिल है, ओके, उसको। जिला अधिकारियों ने इस स्थल पर सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने किस मामले पर 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया? ओके, तो वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ओके, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो नरेंद्र मोदी का, ओके, नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और उसमें न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली जो 3 न्यायाधीशों की जो पीठ है, उसने 2:1 की बहुमत से फैसला सुना दिया। यानी कि वो जो प्रोजेक्ट है, ओके, उसको लीली झंडी दे दी गई है। यानी कि वहां पे अभी जो न्यू पार्लियामेंट है, ओके, न्यू पार्लियामेंट वो बनने वाला है। ओके, न्यू पार्लियामेंट बनने वाला है। कहाँ पे बनने वाला है? दिल्ली में बनने वाला है। और ये कब तक बन जाएगा? ओके, कब तक बन जाएगा? 2022 तक वो बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की जो बेंच है, उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस पर अपना फैसला सुना दिया और पीठ ने 2:1 बहुमत से इस परियोजना को मंजूरी भी दे दी है और केंद्र द्वारा शक्ति के उपयोग को उचित और वैध ठहराया। और इसने भूमि उपयोग में बदलाव और पर्यावरण समिति की सिफारिशों में संशोधन की भी पुष्टि यहाँ पे की गई है। यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज कराया है? तो सबसे अधिक जन्म दर्ज किसने करवाया है? भारत ने। ओके, तो यूनिसेफ के का एक बयान है, उसके अनुसार भारत ने नए साल यानी कि 1 जनवरी को, कब? 1 जनवरी को सबसे अधिक जन्म दर्ज करवाया। किसने? भारत ने। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ बोला जाता है, उसके अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन 3,71,500 से अधिक बच्चे पैदा हुए, जिसमें भारत में जन्म की संख्या कितनी थी? लगभग 60,000 थी। ओके, यानी कि 1 जनवरी को 60,000 जितने बच्चे उसका जन्म हुआ। भारत के बाद चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान का स्थान है। यानी कि भारत के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? चीन है, फिर नाइजीरिया है और उसके बाद कौन है? पाकिस्तान। चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। ओके, तो क्रम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे क्रम भी पूछा जाएगा। ओके, तो यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2021 में औसतन 84 वर्ष की जीवन प्रत्याशा के साथ 140 मिलियन बच्चे पैदा होने का अनुमान भी यहाँ पे लगाया गया है। ओके, यानी कि समझ लो कि जो एवरेज एज होती है, ओके, जिंदा रहने की, वो कितनी यहाँ पे बताई गई है? 84 ईयर यहाँ पे बताई गई है। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो कि खबरों में था, को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। तो केंद्रीय रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल, याद रखिएगा, केंद्रीय रेल मंत्री जो है वो कौन है? पीयूष गोयल, जिसने हाल ही में फ्रेट बिजनेस
डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो पोर्टल है वो लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा। और इस पोर्टल को भारतीय रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस भी किया जाता है। ओके, तो वो पोर्टल का नाम क्या है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। किसने लॉन्च किया? रेल मंत्रालय ने। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एनपीसी और क्यूसीआई के साथ शुरू किए गए नए वेबिनार का नाम क्या है? उसका नाम है उद्योग मैराथन। ओके, क्या नाम है? उद्योग मैराथन। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग उद्योग मैराथन का आयोजन कर रहा है और इसका जो आयोजन है वो भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि जिसको बोला जाता है क्यूसीआई यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जिसको बोला जाता है एनपीसी यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और प्रमुख उद्योग निकायों के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि उद्योग मैराथन जो वेबिनार है वो किसके साथ किया जा रहा है? ओके, तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, एक तो वो भी याद रखना है आपको, और दूसरा याद रखना है कि एनपीसी और क्यूसीआई के द्वारा। एनपीसी मीन्स क्या होता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, और क्यूसीआई यानी कि क्या होता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। किस संगठन ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य जारी किया? तो वो किया है मौसम विज्ञान विभाग ने। ओके, तो मौसम विज्ञान विभाग जो संगठन है 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य जारी किया और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडीबी ने ओके ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य जारी किया है। ओके, यहाँ पे आईएमडीबी जो है, सॉरी आईएमडी, तो आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है? ओके, आईएमडी का फुल फॉर्म वो आपको लिखना है। ओके, आईएमडी का फुल फॉर्म इंग्लिश में आपको लिखना है। ओके, इंग्लिश में आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस वक्तव्य के अनुसार भारत में वर्ष 2020 के दौरान वार्षिक औसत भूमि सतह का तापमान सामान्य से अधिक था। ओके, तो भारत में जो वर्ष 2020 है उसमें जो वार्षिक औसत जो भूमि सतह का तापमान वो क्या था? अधिक था। और वर्ष 2020 रिकॉर्ड पर 8वां सबसे गर्म वर्ष भी घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 2020 का जो वर्ष है ओके उसमें वो रिकॉर्ड के हिसाब से 8वां सबसे गर्म वर्ष था। 8वां ओके 8वें नंबर का था सबसे गर्म, तो वो आपको याद रखना है। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने किस उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वो किए हैं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। ओके, तो पीएम केयर्स फंड जो है ओके वो ट्रस्ट है, उसने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट, आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट की स्थापना लॉन्च किया था। ओके, तो वो उसमें 162 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि कितने हैं, तो 201.58 करोड़ रुपए और कितने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जाने वाली है? तो 162, कितने? 162। और यह जो कार्य है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय सेंट्रल और मेडिकल सप्लाई स्टोर द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने आकस्मिक कर्तव्यों के लिए पूर्ण महिला टीम को तैनात किया? तो पूर्ण महिला टीम को तैनात किया है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। ओके, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष संगठन ने आकस्मिक कर्तव्यों के लिए पूर्ण महिला टीम को तैनात किया। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की एक पूर्ण महिला टीम को हाल ही में उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर शहर में गंगा नदी के किनारे आकस्मिक कर्तव्यों के लिए तैनात किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गंगा नदी के किनारे। ओके, और यह टीम पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है। और कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर शहर में। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो वो किया गया था
CSIR के द्वारा, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी यानी कि NAL के वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्वस्थ वायु नामक एक नॉन इंसेसिव वेंटिलेटर विकसित किया है। ओके, स्वस्थ वायु नामक एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है जिसको विकसित किया है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। और इस वेंटिलेटर विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने CSIR IGIB के चिकित्सा पेशेवरों के साथ सहयोग किया है और यह स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए उपयोग करने के लिए प्रमाणित किया गया है और जिन्हें 35% तक ऑक्सीजन पूरकता की आवश्यकता होती है। ओके, कितनी होती है? 35%। टोयकाथॉन पहल के लिए कितने मंत्रालयों ने भागीदारी की है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? तो वो था 6, यानी कि टोयकाथॉन पहल के लिए 6 मंत्रालयों ने भागीदारी की है। तो आपको याद रखना है, भारत सरकार ने स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए टॉयकॉन नामक एक नई पहल शुरू की है, यानी कि टोयकाथॉन नामक एक पहल शुरू की है। ओके, टॉयकाथॉन नामक एक पहल। और शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सूचना व प्रसारण मंत्रालय यानी कि ये जो 6 मंत्रालय है उसने ये पहल की है। ओके, और इसमें ये सहयोग भी करेंगे। ओके, टोयकाथॉन जो पहल है उसमें ये जो 6 मंत्रालय ने भागीदारी की है और उसमें सहयोग भी करेंगे। कौन कौन है? शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग MSME, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। और इस पहल के तहत छात्र, शिक्षक, डिजाइन जो विशेषज्ञ होते हैं और स्टार्टअप स्वदेशी खिलौने और गेम विकसित करने के लिए एक साथ भी काम करेंगे। ओके, यानी कि जो नरेंद्र मोदी का जो स्वप्न है, ओके, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, ओके, आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए तो ये जो टोयकाथॉन है वो पहल है वो बहुत अच्छी होगी। रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSME को वित्त प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो वो की है टाटा पावर। तो रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSME के वित्त प्रदान करने के लिए टाटा पावर कंपनी ने सिडबी के साथ साझेदारी की है। सिडबी यानी कि क्या होता है? सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो टाटा पावर ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है और जो रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSME को एक वित्त प्रदान करेगा और इसके तहत MSME 10% से कम ब्याज दर पर किसी भी संपार्श्विक यानी कि कोलैटरल के बिना वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। ओके, 10% से भी कम ब्याज दर पर, याद रखना है। और यह ऋण त्वरित तरीके से मंजूर और वितरित भी किया जाएगा। जिस राज्य के पोंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है, वो कहां पे हो गई है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें पोंग बांध है, उसमें रहस्यमय परिस्थिति में 1700 से ज्यादा अधिक प्रवासी पक्षियों की यानी कि जो बाहर से आते हैं उसकी मौत हो गई है। चलो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसकी राजधानी तो शिमला है, जिसमें गर्मी यानी कि समर में होता है। ओके, तो समर के टाइम पे शिमला है। धर्मशाला जो शीतकालीन यानी कि विंटर के टाइम पे होता है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में 2 राजधानी, तो शिमला जो समर के टाइम पे, धर्मशाला जो विंटर के टाइम पे। मुख्यमंत्री तो वो है जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है? तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। ओके, बंडारू दत्तात्रेय। वह खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है, वो है केन विलियमसन। तो केन विलियमसन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000
रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है केन विलियमसन। चलो न्यूजीलैंड के अगर हम लोग बात करें तो उसके प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन। ओके, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जैकिंडा अर्डन। और उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया, वो किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है उसका उद्घाटन किया। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसे भारतीय राजनेता है जिसने 2014 से भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2014 से भारत के 14वें 14 नंबर के वर्तमान प्रधानमंत्री है। और 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे। और अभी की बात करें तो वाराणसी के लिए वो सांसद सदस्य है। वाराणसी के लिए वो क्या है? संसद सदस्य है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।